गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं आप लोगों को भारतीय संसद के निम्न सदन लोकसभा के बारे में पढ़ाऊंगी। हम लोग राज्यसभा के बारे में कल की क्लास में पढ़ चुके हैं और मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर भारत की संसद का निर्माण करते हैं। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन होता है। इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं क्योंकि इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। लोकसभा राज्यसभा से ज़्यादा शक्तिशाली होती है और कई बार संसद का आशय लोकसभा से ही लिया जाता है। लोकसभा के मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई थी, लेकिन समय समय पर इसमें वृद्धि की गई और 31वें संवैधानिक संशोधन 1974 के अनुसार लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 547 निश्चित की गई थी। परंतु अब गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा निश्चित किया गया है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। इनमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से, अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकेंगे एवं राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय वर्ग के अधिकतम 2 सदस्यों का मनोनयन कर सकेंगे। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है। इन सदस्यों में 530 सदस्य 28 राज्यों से और 13 सदस्य 7 संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं तथा 2 सदस्य आंग्ल भारतीय वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए हैं। भारतीय संविधान में यह स्पष्ट व्यवस्था की गई है कि प्रति 10 वर्ष पश्चात होने वाली गणना के आधार पर परिसीमन आयोग लोकसभा में राज्यों व संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की संख्या निश्चित करेगा। संविधान की इस व्यवस्था के अंतर्गत 1971 की जनगणना के आधार पर भविष्य के लिए लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या निश्चित की गई और वर्तमान समय में राज्यों व संघीय क्षेत्रों को लोकसभा में जो प्रतिनिधित्व प्राप्त है उसे उपयुक्त तालिका के आधार पर समझा जा सकता है। 42वें संवैधानिक संशोधन के पूर्व यह व्यवस्था की गई थी कि प्रति 10 वर्ष पर जनगणना होने के बाद लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण करने के लिए परिसीमन आयोग गठित किया जाता था। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इस व्यवस्था को समाप्त करते हुए निश्चित किया गया था कि ये निर्वाचन क्षेत्र 2001 ईस्वी तक वही रहेंगे जो 1971 की जनगणना के आधार पर निर्धारित किए गए हैं। 71वें संवैधानिक संशोधन 1992 द्वारा इस व्यवस्था में पुनः परिवर्तन किया गया कि निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या तो 2001 तक यही रहेगी, लेकिन अनुसूचित जातियों के आरक्षित स्थानों का क्रमावर्तन तत्व पदबंध करने के लिए एक सीमांकन आयोग स्थापित होगा। जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों का क्रमावर्तन नहीं होगा। अगस्त 2001 में संसद द्वारा पारित 91वें संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में 2026 तक कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। विधेयक में किए गए प्रावधानों के अनुसार सीटों की संख्या यथावत रखते हुए राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्सीमन किया जा सकेगा। इसके लिए बाद में परिसीमन आयोग एक संवैधानिक निकाय होगा। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 1991 की जनगणना पर आधारित होगा। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। 61वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार भारत में अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना गया है और लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्यीय रखे गए हैं। प्रतिनिधित्व का अनुपात कुछ अपवादों को छोड़कर यथासंभव समस्त देश में समान रखने का प्रयत्न किया जाएगा। मूल संविधान में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों हेतु 10 वर्ष की अवधि के लिए स्थान सुरक्षित रखे गए थे, किंतु बाद में यह अवधि बढ़ा दी गई। संविधान के 69वें संवैधानिक संशोधन अक्टूबर 1999 के अनुसार अब उनके लिए
25 जनवरी 2010 ईस्वी तक स्थान आरक्षित कर दिए गए हैं। सदस्यों के लिए योग्यताएं। लोकसभा की सदस्यता के लिए संविधान के अनुसार निम्न योग्यताएं होनी आवश्यक है। वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक हो, भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वह कोई लाभ का पद धारण न किए हो, वह किसी न्यायालय द्वारा पागल न ठहराया हो तथा दिवालिया घोषित न किया गया हो। इन योग्यताओं के अतिरिक्त अन्य योग्यताएं निर्धारित करने का अधिकार संविधान के द्वारा संसद को दिया गया है। इस अधिकार के अंतर्गत संसद ने 1951 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम पास कर संसद सदस्यों के लिए निम्न योग्यताएं निर्धारित की है। अनुसूचित जातियों से संबंधित सुरक्षित स्थान के उम्मीदवारों के लिए आवश्यक है कि वे अनुसूचित जाति के सदस्य हों। इसी प्रकार जनजाति से संबंधित सुरक्षित स्थान के उम्मीदवारों के लिए आवश्यक है कि वे जनजाति के सदस्य हों। ये व्यक्ति समस्त भारतीय क्षेत्र में किसी भी स्थान से अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य हो सकते हैं, किंतु यह बात असम के स्वतंत्र जिलों तथा जनजाति क्षेत्रों पर लागू नहीं है। असम में जनजातियों के सुरक्षित स्थान से उम्मीदवार बनने के लिए उस जनजाति का होना और उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का या उस स्वतंत्र जिले के किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना आवश्यक है। अन्य किसी स्थान से उम्मीदवार होने के लिए भारत में किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना आवश्यक है, अर्थात किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से उसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। निर्वाचन संबंधी अपराध के लिए दोषी पाए गए व्यक्ति को निर्वाचन आयोग द्वारा संसद का चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किया जा सकता है। उसने किसी अपराध के लिए 2 वर्ष से अधिक सजा न पाई हो तथा उसे जेल से छूटे 5 वर्ष से अधिक हो गए हों। उसे सरकार से संबंधित किसी ठेके में हिस्सेदार नहीं होना चाहिए और न सरकार से संबंधित किसी कारखाने में उसका कोई हित होना चाहिए। उसे बेईमानी या राजद्रोह के कारण सरकारी नौकरी से न निकाला गया हो। इस प्रकार के अपराध के 5 वर्ष बाद ही वह संसद की सदस्यता प्राप्त कर सकता है। दिसंबर 1988 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन कर आतंकवादी गतिविधि, तस्करी, जमाखोरी, मुनाफाखोरी, खाद्य पदार्थ एवं दवाओं में मिलावट करने वाले, विदेशी मुद्रा नियमन अधिनियम का उल्लंघन करने वाले तथा महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले व्यक्तियों को संसद या राज्य के विधानमंडल का चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया गया है। जनवरी 1992 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन कर यह व्यवस्था की गई है कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान यदि किसी निर्दलीय उम्मीदवार की मृत्यु हो जाए तो चुनाव स्थगित नहीं होंगे। चुनाव तभी स्थगित होंगे जब किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल या चुनाव आयोग में पंजीकृत राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाए। लोकसभा की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग अथवा 55 सदस्यों से होती है। राष्ट्रपति समय समय पर दोनों सदनों का या किसी एक सदन का सत्रावसान कर सकता है और लोकसभा को भंग कर सकता है। अध्यक्ष को सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की शक्ति प्राप्त होती है। सदन को एक बार अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने के पश्चात उसे फिर से बुलाने की शक्ति भी अध्यक्ष को ही प्राप्त होती है, लेकिन सत्रावसान हो जाने पर केवल राष्ट्रपति ही सदनों की बैठक आमंत्रित कर सकता है। संविधान के अधीन केवल लोकसभा को ही विघटित किया जा सकता है और इसके विघटित हो जाने पर इसके समक्ष या इसकी किसी समिति के समक्ष लंबित सब कार्य व्यपगत हो जाता है। यदि लोकसभा विघटित कर दी जाए तो राज्यसभा में पेश किए गए विधेयक जो लोकसभा द्वारा पास न किए गए हों परंतु अभी राज्यसभा में लंबित हो, व्यपगत नहीं होते। अध्यक्ष सदन में सिवाय उस स्थिति के जब किसी प्रस्ताव पर दोनों पक्षों के समान मत हो, उसके बिना मतदान नहीं करता। स्वतंत्रता के बाद एक भी ऐसा अवसर नहीं आया जबकि अध्यक्ष को अपने निर्णायक मत का प्रयोग करना पड़ा हो। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। ऐसा अब तक 8 बार 1970, 1977, 1979,
1984, नवंबर 1989, मार्च 1991, दिसंबर 1 तथा अप्रैल 1999 में किया गया है। संकटकाल की घोषणा लागू होने पर संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होती। 1976 में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। अब हम बात करते हैं लोकसभा के अधिवेशन की। लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए और स्थगित किए जाते हैं। इस संबंध में नियम केवल यह है कि लोकसभा की 2 बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा निम्न 3 स्थितियों में बुलाया जा सकता है। विधेयक एक सदन से पारित होने के बाद जब दूसरे सदन में जाए, तब यदि दूसरे सदन द्वारा विधेयक को अस्वीकार कर दिया गया है या विधेयक पर किए जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो गए हैं या दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 माह से अधिक बीत गए हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है और संयुक्त अधिवेशन में विधेयक के भाग्य का निर्णय दोनों सदनों के समस्त उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के बहुमत से होता है। वित्त विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है, अतः वित्त विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अब हम लोकसभा के पदाधिकारी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बात करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाया भी जा सकता है यदि लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पास हो जाए, परंतु इस प्रकार का कोई प्रस्ताव लोकसभा में तभी पेश हो सकेगा जबकि इस प्रकार के प्रस्ताव को पेश करने के लिए कम से कम 14 दिन की पूर्व सूचना दी गई हो। संविधान के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को संसद द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ते प्राप्त होंगे। अध्यक्ष द्वारा पदत्याग, पदच्युति या अन्य किसी कारण से अध्यक्ष की अनुपस्थिति की स्थिति में उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता करता है। अब हम बात करते हैं अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियों की। भारतीय लोकसभा के अध्यक्ष की लगभग वे ही अधिकार प्राप्त हैं जो ब्रिटिश लोक सदन के अध्यक्ष को प्राप्त है। उनकी शक्तियों को निम्न प्रकार हैं। अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता की जाती है और अध्यक्ष होने के नाते उसके द्वारा सदन में शांति व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने का कार्य किया जाता है। यदि उसकी दृष्टि में सदन के किसी सदस्य का आचरण अनुचित हो तो वह उसे सदन के बाहर भेज सकता है। यदि कोई सदस्य उसकी आज्ञाएं न माने व सदन की कार्यवाही में निरंतर बाधा डाले तो वह उसकी सदस्यता को निलंबित भी कर सकता है। लोकसभा का समस्त कार्यक्रम और कार्यवाही अध्यक्ष के द्वारा ही निश्चित की जाती है। वह सदन के नेता के परामर्श से विभिन्न विषयों को भाषण देने की अनुमति देता है और भाषणों का क्रम भी वही निर्धारित करता है। अध्यक्ष विभिन्न विधेयकों, प्रस्तावों आदि पर मतदान करवाकर परिणाम घोषित करता है, प्रश्नों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का कार्य करता है और काम रोको प्रस्ताव भी उसकी अनुमति से ही पेश हो सकता है। प्रक्रिया संबंधी सभी विवादों पर अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। अध्यक्ष सदन की कुछ समितियों का पदेन सभापति होता है। प्रवर समितियों के सभापति को वही नियुक्त करता है और इन समितियों के द्वारा उसके निर्देशन में ही कार्य किया जाता है। अध्यक्ष ही यह निश्चित करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं। संसद और राष्ट्रपति के बीच सारा पत्र व्यवहार लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। कार्यपालिका व शासन की अन्य सत्ताओं से सदन के सदस्यों के अधिकारों की रक्षा का कार्य अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियाँ काफ़ी विस्तृत हैं। वस्तुतः वह सदन की शक्ति, प्रतिष्ठा तथा गौरव का द्योतक होता है। इस प्रकार हम लोकसभा के रचना, संगठन और लोकसभा के पदाधिकारियों की शक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं। लोकसभा भारतीय संसद का शक्तिशाली सदन है
ऑलमोस्ट सारे विधेयक लोकसभा में ही पहले पारित किए जाते हैं और बाद में राज्यसभा में जाते हैं, लेकिन वित्त विधेयक के संदर्भ में लोकसभा को और ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं और लोकसभा पूरी तरह से मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखने का कार्य भी करती है। मैं आप लोगों को लोकसभा की शक्तियों के बारे में कल की क्लास में पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।